रामपुर गांव में सुबह की पहली किरण जब धीरे धीरे खेतों और गलियों पर चढ़ रही थी, तभी एक अजीब सी हलचल ने पूरे गांव को जगा दिया। आसमान में लालिमा फैल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी। लेकिन आज कुछ अलग था। गांव के मुख्य रास्ते पर आज भीड़ जमा होने लगी थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। बाजार के कोने में स्थित चाय की दुकान पर रमा देवी ने भांप उड़ाती चाय के कुल्हड़ थमाते हुए पूछा, क्या हुआ भाई? आज तुम सब इतने बेचैन क्यों दिख रहे हो? बूढ़े रामदीन ने अपनी लाठी टेकते हुए कहा, रमा बेटी, आज सुबह बड़ी खबर आई है। सरपंच श्यामलाल जी के घर में चोरी हो गई है। यह खबर बहुत तेजी से गांव के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। रामपुर ऐसा गांव था जहां लोग एक दूसरे को चेहरे से ज्यादा नाम से पहचानते थे। यहां छोटी छोटी बातें भी जल्दी फैल जाया करती थीं। सरपंच श्यामलाल जी को लोग बहुत इज्जत की नजर से देखते थे। उन्हीं के फैसलों से गांव में नालियां बनी थीं, स्कूल की छत की मरम्मत हुई थी और गरीब किसानों को मुश्किल वक्त में मदद मिली थी। सरपंच जी का घर गांव के बीचों बीच स्थित था। यह एक पुराना लेकिन मजबूत घर था। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ था। चोरी के कोई साफ निशान नहीं मिले थे। रात को सब कुछ ठीक था। न कोई ताला टूटा था, न कोई खिड़की उखड़ी थी। बस सुबह जब घर खोला गया तो अलमारी खुली मिली और कुछ चीजें गायब थीं। सफाई करने वाली बुधिया ने सबसे पहले यह देखा। वह सुबह 7 बजे रोज की तरह झाड़ू लगाने आई थी। जब उसने अलमारी को खुला देखा और अंदर का नजारा देखा तो वह घबरा गई। सोने की चेन गायब थी। 50,000 रुपए का लिफाफा नहीं था। कुछ जरूरी कागजात भी नदारद थे। बुधिया घबराकर रसोई में गई जहां सावित्री देवी नाश्ता बना रही थीं। मालकिन, बड़ी मुसीबत हो गई। अलमारी खुली पड़ी है और सामान गायब है। सावित्री देवी ने तुरंत सरपंच जी को बुलाया। जब श्यामलाल जी ने अलमारी की हालत देखी तो वे परेशान हो गए। कोई सुराग नहीं मिला। यह बात और भी चिंताजनक थी। चोर कैसे अंदर आया और इतनी सफाई से कैसे चला गया? खबर फैलते ही गांव के लोग सरपंच जी के घर के बाहर जमा हो गए। मोहनलाल बोले, सरपंच जी, आपके घर में चोरी? ये कैसे संभव है? रामू काका ने कहा, यह जरूर किसी बाहरी आदमी का काम है। हमारे गांव में तो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन सरपंच जी ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है यह गांव के किसी आदमी ने ही किया है। बाहर के व्यक्ति को घर की इतनी जानकारी कैसे होती? उसे कैसे पता होता कि अलमारी में क्या रखा है? कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन युवा विकास ने कहा, आजकल गांव में बाहर के लोग भी आते हैं। पिछले हफ्ते कुछ लोग सोलर पैनल बेचने आए थे। हर किसी के मन में यही सवाल था, चोर कौन है? गांव में एक अजीब सा माहौल बन गया। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। कुछ दिन पहले ही केशव गांव लौटा था। वह सरपंच जी का भतीजा था। 3 साल पहले वह शहर गया था अपना कारोबार शुरू करने के लिए। लेकिन शहर में उसकी किस्मत खराब रही। उसका व्यवसाय नहीं चला और साथी ने धोखा दे दिया। उस पर काफी कर्ज चढ़ गया था। जब वह गांव लौटा तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो पहले थी। लोग कहते थे कि वह शहर में हार गया था। चोरी की खबर के बाद कुछ लोगों को केशव पर शक होने लगा। बाजार में औरतें फुसफुसाने लगीं, सुना है केशव पर काफी कर्ज है। मोहनलाल ने कहा, मैंने कल रात केशव को देर तक घूमते देखा था। यह बात जल्दी फैल गई। लोग केशव को अलग नजरों से देखने लगे। केशव को यह सब महसूस हो रहा था। एक दिन कुछ युवाओं ने उससे सीधे पूछा, तूने चोरी की है क्या? केशव गुस्से में बोला, मैं सरपंच काका का भतीजा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन संदेह बना रहा। केशव की मां रोते हुए कहती, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तीसरी रात गांव के लोगों ने पहरा देने का फैसला किया। हर गली और हर मोड़ पर लोग बैठ गए। सरपंच जी के घर के आसपास ज्यादा लोग तैनात किए गए। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान में चांद चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर से मंदिर के घंटे की आवाज आ रही थी। लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे। रात के 10 बजे, फिर 11 बजे। आधी रात के करीब अचानक मंदिर के पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। पकड़ो, कोई भाग रहा है, एक आदमी चिल्लाया। लोग तुरंत उस दिशा में दौड़े।
मशालें जलाई गईं। कुछ युवा तेजी से उस आदमी के पीछे भागे। 2-3 गलियां पार करने के बाद उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। जब लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा दिखा तो सब सन्न रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि केशव था। उसके हाथ में एक थैला था। जब उस थैले को खोला गया तो उसमें से वही सोने की चेन, पैसे और कागज निकले जो सरपंच जी के घर से चोरी हुए थे। पूरा गांव चुप हो गया। सरपंच जी की आंखों में गहरी पीड़ा थी। उनका अपना भतीजा, जिसे उन्होंने बचपन से पाला था, चोर निकला। केशव को तुरंत सरपंच जी के सामने लाया गया। पूरा गांव वहां जमा हो गया। सबकी आंखों में सवाल थे। सरपंच जी ने भारी मन से पूछा, केशव, तूने यह क्यों किया? केशव ने सिर झुकाकर कहा, काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैं शहर में बुरी तरह फंस गया था। साहूकार मेरी जान के पीछे पड़े थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो मुझे जान से मार देंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता था कि आपकी अलमारी में पैसे रखे रहते हैं। मुझे घर की चाबी भी पता थी क्योंकि बचपन से यहां आता जाता रहा हूं। मैंने सोचा कि कुछ समय के लिए पैसे ले लूंगा और बाद में वापस कर दूंगा। लेकिन यह गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। गांव में सन्नाटा छा गया। केशव की मां लक्ष्मी देवी रोने लगीं। उसके पिता रमेश का चेहरा शर्म से झुक गया। सरपंच जी ने लंबी सांस ली। उनका दिल टूट गया था, लेकिन वे जानते थे कि न्याय जरूरी है। उन्होंने कहा, केशव, तू मेरा अपना खून है, लेकिन गलत गलत है। अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो तू मुझसे मांग सकता था। मैं तुझे जरूर देता। लेकिन चोरी करना, यह तो सबसे बड़ा अपराध है। पुलिस को बुलाया गया और केशव को हिरासत में ले लिया गया। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग कह रहे थे कि केशव को सख्त सजा मिलनी चाहिए। कुछ को उस पर तरस आ रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि सरपंच जी को अपने भतीजे की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पुलिस की जांच में कुछ और बातें सामने आईं। पता चला कि शहर से आया एक साहूकार भी इस मामले में शामिल था। उसी ने केशव को यह सब करने के लिए उकसाया था। वह साहूकार असल में केशव से पैसे वसूलना चाहता था। उसने केशव को धमकाया था कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। केशव डर गया था और उसने चोरी करने का फैसला किया। पुलिस ने उस साहूकार को भी पकड़ा। जांच में पता चला कि वह एक अपराधी गिरोह का हिस्सा था जो गांव-गांव में युवाओं को कर्ज के जाल में फंसाता था और फिर उनसे गलत काम करवाता था। यह खुलासा गांव के लिए एक बड़ा झटका था। लोगों को समझ आया कि केशव अकेला दोषी नहीं था, वह भी एक शिकार था। लेकिन इससे उसका अपराध कम नहीं हो जाता था। सरपंच जी को भी अपने फैसलों पर सोचने का मौका मिला। उन्होंने महसूस किया कि गांव के युवाओं को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। शहर जाने वाले युवाओं को वहां की चुनौतियों के लिए तैयार करना जरूरी है। उन्होंने गांव की एक बैठक बुलाई। उसमें उन्होंने कहा, यह घटना हम सबके लिए एक सबक है। हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। अगर वे मुश्किल में हों तो उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि वे अपने परिवार और गांव के पास आ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा, लेकिन साथ ही सतर्क भी रहना होगा। बाहर की दुनिया में बहुत धोखे हैं और हमें अपने युवाओं को उनसे बचाना होगा। महीने भर बाद केशव की सुनवाई हुई। अदालत ने उसे 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन साथ ही यह भी माना कि वह परिस्थितियों का शिकार था। साहूकार को 5 साल की सख्त सजा मिली। केशव के माता पिता बहुत दुखी थे। लक्ष्मी देवी रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करती कि उनका बेटा जल्दी लौट आए। रमेश ने अपने भाई श्यामलाल जी से माफी मांगी। सरपंच जी ने कहा, यह केशव की गलती थी, तुम्हारी नहीं। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी गलतियां फिर न हों। गांव में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आए। सरपंच जी ने युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन केंद्र खोला। वहां शहर जाने वाले युवाओं को सही सलाह दी जाती थी। उन्हें व्यवसाय शुरू करने, कर्ज से बचने और मुश्किल वक्त में क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी दी जाती थी। गांव के कुछ अनुभवी व्यापारियों ने आगे आकर युवाओं की मदद करने की पेशकश की। रामप्रसाद जी ने मुफ्त में युवाओं को पढ़ाना शुरू किया। मोहनलाल ने अपनी दुकान में कुछ युवाओं को काम दिया। धीरे धीरे गांव की जिंदगी सामान्य होने लगी। बाजार फिर से गुलजार हुआ। बच्चे स्कूल जाने लगे। खेतों में काम चलता रहा। मंदिर की घंटियां रोज की तरह बजती रहीं।
लेकिन सरपंच के घर हुई उस चोरी की कहानी गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। लोगों ने समझा कि परिवार और समाज की भूमिका बहुत अहम है। अगर कोई मुश्किल में हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।